हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। बहुत कुछ हम मार्जिनल कॉस्टिंग में देख चुके हैं, बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। आज का जो पर्टिकुलर सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से अटेंटिवली अटेंड किया तो उसके बाद में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो ये जो सेशन है इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पुराने सेशन नहीं देख रखे तो पुराने सेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे जो अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट देखे उन सारों को इस तरीके से रिवाइज कर देंगे कि फिर हमें कोई समस्या ही ना रहे। इनके क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि हम फॉर्मूले रट ले और फिर हम आंसर कर पाए, नहीं, वो सिचुएशन इनके अंदर नहीं होगा। उससे अच्छा हम समझ लें ताकि अपने आप से फॉर्मूले की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व कर सकें। चलते हैं हम हमारे बोर्ड की तरफ। ये आ गए हमारे बोर्ड की तरफ। तो आज हम देखने वाले हैं ये समरी और ये वाला हम फिल करने वाले हैं, ये इसको किस तरीके से फिल करें। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो जानते हो चाहे नहीं जानते हो, एक बार इसको वापस देख लीजिए, आपका रिकॉल हो जाएगा। जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये 3 स्टूडेंट हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए ने एक टेस्ट दिया जिसमें 8 नंबर आए उसके 10 में से। बी ने एक टेस्ट दिया जिसमें उसके मान लीजिए 72 आए 100 में से। और सी जो है इसने एक टेस्ट दिया जिसमें उसके 720 आए 900 में से। अब ये इस तरीके का टेस्ट हुआ। अब ये जो तीनों है, ए है, बी है और सी है, क्या इन तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि ए होशियार है, बी होशियार है या सी होशियार है? ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? सर अभी तो हम नहीं कह सकते। काहे नहीं कह सकते? रीज़न ये है कि ए का जो टेस्ट है वो 10 नंबर का है, बी का जो है वो 100 नंबर का और सी का जो है वो 900 नंबर का है। क्योंकि तीनों सेम स्केल पे नहीं है तो उनके बीच में कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसी को सॉल्यूशन के लिए हम इसी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है जो इजाद किया। परसेंटेज क्या कहता है कि अगर यही टेस्ट 100 नंबर का होता तो उस केस के अंदर क्या होता। अगर यही टेस्ट 100 नंबर का होता तो क्या होता। तो हम क्या कहेंगे कि ए देख, तेरे 8 नंबर आए 10 में से, 8 नंबर आए 10 में से। अगर तेरा 100 का टेस्ट होता तो तेरे कितने आते? तो इसको या तो आप रेशियो प्रोपोर्शन से, अनुपात समानुपात से कर सकते हो। कैसे? 10 में से आते हैं 8 तो 100 में से आएंगे x। बार बार वालों का मल्टीप्लिकेशन, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई करना। एक तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 100 और 10x बराबर 8 इंटू 100 और फिर x बराबर 8 इंटू 100/10। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, ये कितना हो गया 80%। या फिर आप क्या कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो। देखिए ऐसा डायग्राम बनाइएगा, ये 10 से 8 तक पहुंचना और यहाँ से यहाँ तक पहुंचना। एक ऐसा देखा होगा आपने 6-7 के अंदर, चूँकि और इसीलिए, बिकॉज एंड देयरफॉर। चूँकि 10 नंबर का टेस्ट होता है तो ए तेरे नंबर आते हैं कितने? 8। ये क्या है? जो गिवन वैल्यू वो लिखी और ये जो है जो फाइंड करनी वो लिखा। क्लियर है? अगर तेरा टेस्ट 1 नंबर का होता तो उस केस के अंदर कितने आते तेरे नंबर? 8 नंबर आते कितने में से? 10 में से, मतलब 0.8 नंबर आते हैं। 8 भाग 10 करो मतलब 0.8। और अगर तेरा टेस्ट 100 नंबर का होगा तो तेरे नंबर आएंगे कितने? 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 तो कितना? 80। तो हम क्या कहते हैं? 80% तेरे नंबर आएंगे। तो हमने क्या कहा, ए तेरे कितने मार्क्स है? 80% है। बी क्योंकि उसका टेस्ट ही अब 100 का ही है तो उसका तो सीधा 72 आए तो ये 72 है, इसका परसेंटेज बन जाएगा। सी को हम क्या कहेंगे कि तेरे 900 में से आते हैं 720 तो तेरे 100 में से कितने आएंगे? तो हम क्या कहेंगे 900 में से आते हैं 720। तो अगर 1 नंबर का टेस्ट होता तो 720 डिवाइडेड बाई 900 इतना आता। और अगर तेरा टेस्ट 100 का होगा तो तेरे आएंगे 720/900 इंटू 100। ज़्यादातर लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मैं सिर्फ एक बार जिनको नहीं आता है उनको साथ में ले लो ताकि भाई मेरे लिए जिम्मेदारी सबकी है तो मुझे
सबको देख के चलना पड़ेगा। बस थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा मैं किसी का टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा, इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं चलूँगा। तो ये क्या किया गया, इस तरीके से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है जो ईजाद किया गया। अब ताकि हम क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें 80%, 72% और 80%। अब 80% इसका मतलब क्या है कि 80 नंबर आते हैं कितने में से, 100 में से। तो जब परसेंटेज का साइन हटता है तो डिवाइड में 100 लग जाता है। क्लियर है। अब यहाँ से समझिएगा, आपका एक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा, जैसे भी अभी यहीं साथ में निपटा देते हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात जब कर ही रहे हैं तो वो भी यहीं ले लेते हैं। एक सपोज उन्होंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ऐसा दिया कि एक जगह कह रहा है 20% प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन कॉस्ट है, और एक जगह इन्होंने कहा है प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल्स है। अब इसका फ़र्क समझिएगा, एक कह रहा है कि लागत का 20% मुनाफा है, और एक जगह कह रहा है मुनाफा जो है वो विक्रय मूल्य का 20%। इन दोनों का मतलब समझिएगा। परसेंटेज का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके ऊपर परसेंटेज दिए गए उसे हमेशा क्या मानना पड़ेगा, आपको 100 मानना पड़ेगा। सर 100 मानना पड़ेगा कैसे, मतलब देखिए मैं समझाता हूँ। सेल्स, उसमें से लेस क्या करते हैं, कॉस्ट, तो क्या बचता है हमारे पास, प्रॉफिट। सेल्स, उसमें से लेस क्या करते हैं, कॉस्ट, तो हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट। यहाँ पर क्या कहा है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट, ऑन के आगे जो दे रखा है उसे हमेशा क्या मानना जाएगा, 100। कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है, 20 है। वो क्या कह रहा है, 20% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो मुनाफा कितना है, 20 है। यहाँ पर क्या लिखा, 20% ऑन सेल्स, वो कह रहा है अगर सेल 100 की है तो मुनाफा कितने का है, 20 का है। ठीक है सर, समझ आई बात यहाँ तो। अब यहाँ पर देखिए, सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो किस में से 100 को लेस करें ताकि 20 बचे। सर क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, 120 में से 100 लेस करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में से कितना लेस करें कि 20 बचे, तो ये यहाँ 80 हो जाएगा। क्लियर है सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ने सपोज यहाँ दे रखा है आपको कि प्रॉफिट जो है वो 20,000 है। यहाँ भी इसने दिया कि इस वाले केस में प्रॉफिट जो है वो 20,000 है, और आपसे पूछा है कि सेल्स का अमाउंट पता करो, कॉस्ट का अमाउंट पता करो। यहाँ भी आपको पूछा सेल्स का अमाउंट पता करो, कॉस्ट का अमाउंट पता करो। तो देखिए आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट के जस्ट आगे ओरिजिनल वाला अमाउंट जो वो लिख दीजिए। लिख दिया। अब सेल्स कैलकुलेट करनी है तो ये यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो हम क्या कहेंगे, 20 रुपये का जब प्रॉफिट होता है तो सेल कितने की होती है, 120 की। तो एक का होगा तो 120/20, और इसीलिए 20,000 का होगा तो 20,000। तो हम क्या कहते हैं, 120/20 मल्टीप्लाई बाय 20,000। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस वजह से मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि पीवी रेशियो जब मैं फिर आगे समझाऊंगा तब मैं ये मान के चलूँगा कि आपको इतना आता है। तो ये कितना हो गया, 1,20,000। तो सेल्स कितना आ जाएगा, 1,20,000। कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1,20,000 में से कितना लेस करेंगे, 20,000 बचे, तो ये 1 लाख हो गया यहाँ पर। अगर एस वाले में बात करें कि सेल्स का पता करना है, प्रॉफिट यहाँ भी दे रखा है कि 20,000 है, तो क्या कहेंगे, मुनाफे से सेल पे जाना है। कॉस्ट पे भी जा सकते हो, किसी पे भी जा सकते हो। आप क्या कहोगे कि 20 रुपये का जब प्रॉफिट होता है तो सेल कितने की होती है भाई साहब, 100 की। अगर 1 का होगा तो 1 रुपये का मुनाफा होगा तो कितने की सेल होगी, 100 डिवाइडेड बाय 20। और अगर मुनाफा 20,000 का है तो हमारी सेल जो है वो कितने की होगी, 100 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20,000। ये कितना हो गया, 1,00,000 रुपये। ये हो गया आपका 1,00,000 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, 80,000। अब क्वेश्चन आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर जैसे परसेंटेज दे रखा था ऑन कॉस्ट की, कॉस्ट का 20% है, तो आपसे पूछ सकता है कि सेल का कितना परसेंटेज है। सेल का कितना परसेंटेज पूछ लिया कि सेल का प्रॉफिट जो वो कितना परसेंट है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ से यहाँ ना सेल से प्रॉफिट पे पहुँचना है। वो कह रहा है सेल का कितना परसेंट, मतलब सेल 100 रखनी है, तो ये यहाँ पर अमाउंट कितना है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको ऐसा लिख दीजिए
1,20,000 सेल्स, उस वक्त प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है 20,000। तो वो कह रहा है सेल्स का कितना परसेंटेज, मतलब अगर सेल को 100 रखें तो यहाँ कितना आएगा, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि 16.66%। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट का कितना परसेंट है मुनाफा 16.66%, सॉरी सेल्स का कितना परसेंटेज है 16.66%। वैसा वैसा यहाँ भी पूछा जा सकता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका है, परसेंटेज का। इस तरीके से परसेंटेज यूज होते हैं। सर हमने यहाँ अभी क्यों देखा, एक ये वो इलस्ट्रेशन देख लेते ताकि ये भी कर लेते ताकि आपको और समझ आ जाए। जैसे यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑन सेल्स दे रखा है, 20% ऑन सेल्स दे रखा है। अगर कॉस्ट का पूछे तो कैसे करोगे, आप क्या कहोगे कि 80,000 का जब कॉस्ट होता है तो प्रॉफिट कितना होता है 20,000। अगर कॉस्ट का परसेंटेज मतलब कॉस्ट अगर 100 होते तो कितना होता, तो हम क्या कहेंगे 20,000 व 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया 25%, तो 25% ऑन कॉस्ट हो जाएगा और ये ऑन सेल्स हो जाएगी। ये इस तरीके से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट चलता है। सर आप अभी हमें ये सारा क्यों समझा रहे हो, देखिए हम बात करते हैं पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो। हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन रेशियो इस फर्म का जो है, इस कंपनी का 40% है या 50% है, 30% है, 20%। ये क्या होता है, परसेंटेज ऑन सेल्स होता है। सर परसेंटेज ऑन सेल्स मतलब अगर हम बोलते हैं कि हमारा पीवी रेशियो 40% है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा पीवी रेशियो 40% है, तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सेल जो है वो 100 रुपये की है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 40 होगा। सही है, समझ आ रही बात। अब एक चीज़ समझिएगा, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन मतलब भाई एक कुछ तो ऐसा होता है ना जिसके आगे, जिससे आपको सब जवाब मिल जाते हैं दुनिया में, जो भी सवाल आपके हैं वो सारे सवाल जो मिल जाते हैं। जैसे माता जी हो गए, माँ के पास आप जो भी जाओगे और जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे उन्होंने कुछ पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा है, वो बीमारी के बारे में सब जानते हैं, साइंस के बारे में सब जानते हैं, दुनिया में जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में सब चीज़ें जानते हैं। उनके पास सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। आप उनसे कुछ भी पूछोगे तो आपको वो आंसर दे देंगे। तो माँ के पास क्या होता है, हर बात का आंसर होता है। वैसा वैसा क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का आंसर, मार्जिनल कॉस्टिंग की हर समस्या का समाधान किसके पास है, मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक इक्वेशन के पास। सर मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक इक्वेशन ऐसी क्या है जिसको आपने माँ से कंपेयर किया। देखिए सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये कहता है कि सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को जब लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, उस जो बचेगा उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से जब हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं ना, हमें क्या बचता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी है। सर इसको आपने बेसिक इक्वेशन क्यों कहा, देखिए ये ऐसा है जो आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर देगा। कैसे, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि सर हमारा प्रॉफिट जो है वो 40,000 है, हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 60,000 है और हमारा पीवी रेशियो जो है वो हमारा कितना है 50% है। तो बताओ सेल्स का अमाउंट कितना है। क्या करना है, आपको बेसिक इक्वेशन लिखनी है। बेसिक इक्वेशन लिखा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बता रहा है वो 40,000, तो प्रॉफिट की जगह कितना लिख दिया 40,000। फिक्स कॉस्ट कितना बता रहा है 60,000, ये लिख दिया 60,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो प्रॉफिट बचता है। तो किस में से 60,000 लेस कर रहे हैं कि 40,000 बचे, सर इन दोनों को जोड़ दो तो ये 1,00,000 में से 60,000 बचाएंगे, घटाएंगे तो 40,000 बचेंगे। मतलब कि कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1,00,000।
अब वो क्या कह रहा है, पीवी रेशियो जो है वो 50% है। अब वो क्या कह रहा है, पीवी रेशियो जो है वो 50% है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सेल 100 रुपये की है तो आपका कंट्रीब्यूशन 50 का है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 50 की वेरिएबल कॉस्ट और 50 की कंट्रीब्यूशन। अब सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हाँ, अगर 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन होता है तो सेल कितने की होती है, 100 की। तो हम क्या कहते हैं, इस अगर एक साइड में लिखें तो 100 50 और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 1 लेके, तो हम क्या कहें, 50 का कंट्रीब्यूशन तो सेल कितने की, 100 की। तो एक में 100 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, मतलब कि 2 लाख रुपये। हाँ सर, ये तो आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कंपनी का जो पीवी रेशियो है, एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। सपोज कि कंपनी का पीवी रेशियो जो 30% है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 है, और कंपनी का डिजायर्ड प्रॉफिट है, मतलब उनकी इच्छा है। डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब उनकी इच्छा है कि वो कितना को मुनाफा कमा ले, 20,000 कमा ले। हाँ सर, उनकी जो अंदर से इच्छा आ रही है वो क्या रही है कि 20,000 का मुनाफा कमा ले। तो उन्हें कितने की सेल करनी होगी, कुछ भी नहीं, वही सेम, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट उन्हें कितनी रखनी है, 50,000, प्रॉफिट होना चाहिए 20,000। तो उन्हें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाना होगा, 70,000, ताकि 70,000 में से 50,000 वो क्या करते, किसका दे दे, फिक्स कॉस्ट का, बाकी उनके पास 20,000 रुपये जो बच जाए। फिर उन्होंने कहा पीवी रेशियो जो है वो 30% है, मतलब कि 100 की सेल पे ये 30 रहता है। अगर 100 की सेल करेंगे तो 70 वेरिएबल का जाएगा और 30 ये बचेगा। तो ये यहाँ से ऐसा डायग्राम बना दीजिए सेम, कि जब 30 रुपये का कंट्रीब्यूशन होता है तो सेल कितने की होती है, 100 की। तो 100 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 70,000, तो ये कितना हो जाएगा, 70,000 डिवाइडेड बाय 0.3, ये हो गया 2,33,333। समझ आ रही बात? हाँ सर, यहाँ तक समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये बातें हमें समझ आ रही। अगर यहीं पर क्वेश्चन कहता कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो सर, अगर वो कहता कि हमें प्रॉफिट जो है वो रखना ही नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो मतलब प्रॉफिट कितना चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं ना। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। आ जाइए भाई, ये की सिचुएशन, प्रॉफिट कितना चाहिए, 0 चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50,000 वो लगेगी, मतलब कंट्रीब्यूशन 50,000 कमा लो, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाओगे। और पीवी रेशियो कितना है, 30% है, मतलब कि 100 रुपये की सेल करोगे तो उस केस के अंदर आपको 30 रुपये का होगा कंट्रीब्यूशन। तो 50,000 के लिए कितना होगा, वो सेम उसी तरीके से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000 डिवाइडेड बाई 0.3, ये 16,666, 1,66,667 ऐसा अमाउंट आ जाएगा। हाँ सर समझ आया, ये बात तो आपकी ठीक ही लगी हमें, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर लगी नहीं। बस अगर इतना आपको समझ आ गया ना, एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अब आप सारे क्वेश्चन जो वो बहुत आसानी से कर लोगे अगर इतना आपने समझ लिया तो। सर क्या बात कर रहे हो भाइयों, फेंक नहीं रहा हूँ, एकदम सही बात बता रहा हूँ, देखिएगा। ये हमारे जैसे टोटल सेल्स जो है उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा, ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की सेल। तो टोटल सेल्स जो वो कैसे कैलकुलेट की हमने, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल दोनों को जोड़ के हमने क्या किया, टोटल सेल्स कैलकुलेट की। क्लियर है, सही है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। इधर हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ये बेसिक इक्वेशन लिख दिया हमारा, सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया, लेस किया फिक्स कॉस्ट तो हमें प्रॉफिट और लॉस मिल गया। ठीक है सर, ये भी आपने बहुत अच्छा किया। उसके बाद क्या किया आपने, अब हमने क्या किया, एक एक कॉलम का नाम लिखा है। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, ए, इसको क्या नाम दिया, ए, ताकि फॉर्मूला नहीं लिखना पड़े, हम आसानी से समझ सकें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो सेल है उसको क्या लिखा गया, बी, और टोटल सेल्स जो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल जो है वो मिला के उसको क्या किया गया, हमने सी नाम लिखा। तो सी जो है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल ए प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल। समझ आ रही बात, टोटल सेल्स मतलब जैसे 25 यूनिट सेल की है, ब्रेक इवन पॉइंट 2,000 रुपये,
तो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर सर? अगर आपने लिखा है कि टोटल सेल जो है वो क्या ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो सर अगर टोटल सेल्स जो है सी का अमाउंट, उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हटा देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल आ जाएगी। हाँ सही बात है। और अगर टोटल सेल्स जो है उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट की हटा दें तो बाकी का जो बचेगा वो क्या बचेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वाह यार, बहुत होशियार हो गए, बहुत होशियार हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, ऐसे होशियार स्टूडेंटों को पाके मज़ा आ रहा है। सर यहाँ तक तो ठीक है, अभी यहाँ नहीं, अभी हम ये तो क्या थोड़ा भावनाओं में बह के ऊपर चले गए। अभी देखिए, मानिए ऐसा कि आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, मानिए ऐसा कि आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्या आप कुछ कॉलम ऐसे हैं जिन्हें आप खुद से भर सकते हैं? हाँ सर, लास्ट सेशन के अंदर इसी पे बात छोड़ी थी। देखिए हम कौन सा, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट और लॉस का कॉलम जो है वो बिना देखे भर सकते हैं, जो कितना आएगा, नील आएगा। ऐसा क्यों? अरे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब यहाँ ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, मतलब यहाँ कितना होगा, नील होगा। ओके 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 सर, सही कहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की सेल। फिक्स कॉस्ट में कोई इंक्रीज होना है क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट तक पूरी की पूरी रिकवर कर चुके होते हैं, तभी वो ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली। वेरिएबल कॉस्ट तो हम साथ ही साथ रिकवर करते हैं, उससे जो एक्स्ट्रा होता है कंट्रीब्यूशन, उससे हम फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और जिस दिन कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है उस दिन हमारा पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हैं। उसके बाद में अब जो भी मुनाफा कमाएंगे, क्या फिक्स कॉस्ट का पे करना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी ब्रेक इवन पॉइंट तक हम रिकवर कर चुके हैं। सपोज मेरी टोटल पूरे साल भर की फिक्स कॉस्ट किराया है, मान लीजिए फिक्स कॉस्ट, और वो मेरा 2 लाख है। मैंने शुरुआत के 2 महीनों में जो है वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा जो सेल किया वो अमाउंट जो वो मैंने इस जेब के अंदर डाला, और वो मेरे बचे 2 लाख 2 महीने के अंदर हो गए। तो अब 2 लाख जो है मैं जाऊँगा और वो पूरा का पूरा पे कर दिया। अब बाकी 10 महीनों में मैं कितना भी प्रोडक्शन करूँ चाहे नहीं करूँ, क्या मुझे कुछ पे करना है क्या फिक्स कॉस्ट का? नहीं। तो अब जो प्रोडक्शन करूँगा उसमें जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, क्या उसमें से फिक्स कॉस्ट का कुछ भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर, कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे फिक्स कॉस्ट जो होती है वो नील होती है। ठीक, पहले मैंने 2 बात बताई थी कि अगर आपसे नींद से उठा के पूछा जाए तो भी आप ये बात बता देनी चाहिए। कौन कौन सी? कि फिक्स कॉस्ट को टोटल में पढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में पढ़ेंगे। वैसा का वैसा आज और 2 गहरी बातें बता रहा हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट और लॉस 0 होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे फिक्स कॉस्ट 0 होता है। बहुत गहरी बात, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, किसी को बताना मत, सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे याद कर लीजिएगा। सुनी हुई बात और रखी गई दवाई कभी भी काम आ सकती है, इसे संभाल के रखिए। ये बहुत गहरी बात जो है मैंने आपको बता दी। ठीक है सर, समझ आया, समझ आया, यहाँ तक नहीं बताएंगे किसी को, हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बाकी के पॉइंट पे। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस आता है। ब्रेक इवन पॉइंट वाले इस सिचुएशन पे देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट और लॉस कितना है, नील आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन में से कितना लेस करेंगे, वही अमाउंट जो है लेस करना होगा। किसी 0 लाने के लिए क्या करना होगा, 5 में से कितना लेस करें कि 0 है तो 5 में से 5 लेस करो, 10 में से कितना लेस करो, 10 में से 10 लेस करो। तो यहाँ जो अमाउंट होगा और यहाँ जो अमाउंट होगा, ये जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हाँ जी सर, सही बात है। किसी में से 0 करोगे, किसी में से 0 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, वो सेम अमाउंट बचेगा। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले की बात। अब देखिएगा, टोटल सेल्स वाला कॉलम जो है वो कैसे बना है, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, तो सर टोटल फिक्स कॉस्ट तो वही होगी जो ब्रेक इवन पॉइंट तक होगी। तो यहाँ पर यूँ देख लीजिए, जे प्लस के जो है वो बन के एल बनता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अमाउंट जो है सेम ही होगा, क्योंकि उसके बाद में तो कुछ फिक्स कॉस्ट जो है वो लगनी नहीं। तो जी जे और एल, ये तीनों जो है जितना अमाउंट होगा, हमें नहीं कितना पता कितना अमाउंट होगा, जितना फिक्स कॉस्ट होगा उसके हिसाब से होगा, लेकिन जितना भी अमाउंट होगा सेम होगा। ठीक है सर, मान लिए कोनो दिक्कत नहीं आता। तो अगर ये मान चुके हो तो ये भी बात मेरी मान ही लीजिए। एच और एन जो है
वो दोनों बराबर होंगे। सर ऐसा कैसे मान लिया आपकी बात, ये कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई किसी में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, सेम अमाउंट बचेगा। 5 में से 0 हटाओगे तो क्या बचेगा, सेम अमाउंट बचेगा। तो जितना एच होगा उतना ही एन होगा, मतलब जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कंट्रीब्यूशन होगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। हाँ सर ऐसा बोलो ना, सीधा सा समझ आ गया। और जितना प्रॉफिट यहाँ होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे वही टोटल प्रॉफिट होगा। और सर ऐसा क्यों? अरे भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे तो क्या था, प्रॉफिट कुछ था ही नहीं, जो भी है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ही हुआ है प्रॉफिट। हाँ सर समझ आ गया, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सर आपने इतनी देर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्यों समझाया, हमें वो बताओ। इतनी देर आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के अंदर इतना टाइम क्यों लगाया? क्या आप हमें उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? ज़रूर, क्यों नहीं दे सकते भाई। देखिए अगर आपको कहा गया है कि पीवी रेशियो 40%, इसका मतलब क्या है, 100 ये है तो 40 ये है। ऊपर से नीचे की साइड में जा सकते हैं तो नीचे से ऊपर की साइड में भी जा सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझिएगा, अगर आपको लिखा है कि सेल्स जो है वो 60,000 है, सेल्स जो है वो 60,000 है, तो ये कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप क्या कहोगे, सपोज 40% है तो आप क्या कहोगे कि 60,000 की सेल का 40% जो हो गया ये कंट्रीब्यूशन है, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24,000। और अगर आपको कहा जाए कि कंट्रीब्यूशन 24,000 है, सेल का अमाउंट पता करो, तो क्या कर दोगे, 24,000 भाग कर दो 40%, तो कितना हो जाएगा, 60,000। हाँ सर सीधा ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 40 रुपये की जब कंट्रीब्यूशन होता है तो सेल कितने की होती है, 100 की होती है। ठीक है, तो एक की होगी तो 100 डिवाइडेड बाई 40, तो 24,000 के कंट्रीब्यूशन पे कितना हो जाएगा सर, वो का वही आपने लिखा है 24,000 डिवाइडेड बाई 40% लिखो। 40% मतलब परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा इस वाले केस में, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या लिख दो, 24,000 डिवाइडेड बाई 40 बट्टा में 100 करना होगा। डिवाइड के डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी। ये सेम ही बात ऐसी कह रहे हैं। ठीक है सर, समझ आया हमें ये बात, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिएगा हम एक कॉलम पे बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल के ऊपर बात करें। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल को कैलकुलेट करने के लिए पहला तो हमने तरीका क्या देखा कि आपके पास अगर टोटल सेल्स है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स है, तो टोटल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स हटा दीजिए, तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल बचेगा। हाँ ठीक है सर समझ आया, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका, कई बार क्वेश्चन क्या कहता है कि बीईपी लेवल परसेंटेज दे दिया। सर ये क्या होता है, जैसे उसने कहा कि बीईपी लेवल जो है वो 60% पे, मतलब टोटल सेल्स के 60% के ऊपर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो टोटल सेल्स अगर 1 लाख की है मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 60,000 पे, अगर टोटल सेल्स 2 लाख की है तो मतलब कि ये 1,20,000 पे। तो अगर बीईपी लेवल दे रखा है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय बीईपी लेवल परसेंटेज। क्वेश्चन क्या कर सकता है, कभी कभी एमओएस परसेंटेज दे देता है। एमओएस परसेंटेज क्या हो जाता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कितना है। देखिए अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि बीईपी परसेंटेज जो है 60%, इसका मतलब एमओएस अपने आप से क्या पता चल गया, 40% है। टोटल सेल्स को 2 हिस्सों में बांटा है, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट तक की और एक ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की। अगर वो कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट 60% है तो बाकी का जो 40% बचा वो क्या है, एमओएस है। समझ आ रही बात। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल अगर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास टोटल सेल्स दे रखा है और एमओएस परसेंटेज दे रखा है तो उस केस के अंदर ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल सेल्स उसका एमओएस परसेंटेज कितना है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब देखिएगा तीसरा तरीका, ये ध्यान से समझिएगा। ये जो है ये कंट्रीब्यूशन है, ये जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, बीईपी लेवल का पीवी रेशियो है। तो अगर यहीं पर जी के भाग में पीवी रेशियो करेंगे तो क्या हमें ब्रेक इवन पॉइंट की सेल मिल जाएगी क्या? हाँ जी सर, आसानी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल को मल्टीप्लाई करते हैं अगर पीवी रेशियो से तो हमें क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन के डिवाइड के अंदर वापस पीवी रेशियो डालेंगे तो वापस क्या मिल जाएंगे, हमें ये मिल जाएगी। सर अगर हमें ये नहीं माने तो आप ये वाला इलस्ट्रेशन अभी बताया था 100 और 40 वाला, उसके हिसाब से करोगे तो भी समझ आ जाएगा।
अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं लिखूँ J डिवाइड बाई PV रेशियो, क्या किसी को कोई आपत्ति होगी क्या? सर जी की जगह J क्यों लिखोगे? अरे भाई मेरे, G और J दोनों सेम है, ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम है, तभी तो प्रॉफिट नहीं ले। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मैं और देखो क्या क्या करता हूँ, L डिवाइडेड बाई PV रेशियो लिखूँगा। कोई रोक सकता है क्या मुझे? नहीं सर, क्यों रोकेंगे, सही लिख रहे हो। जो फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे वही टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये ब्रेक इवन पॉइंट की सेल जो वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल जो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बस सेम, यहाँ G डिवाइड बाई PV रेशियो था, तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, H है, H डिवाइड बाई PV रेशियो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन और डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सॉरी PV रेशियो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आ जाएगी। H की जगह अगर मैं N लिखूं तो आपको कोई आपत्ति? सर क्यों होगी आपत्ति, सेम ही तो बात है। और अगर मैं O डिवाइड बाय PV रेशियो जो है वो लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई भी दिक्कत नहीं। वैसा टोटल सेल जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या तो ब्रेक इवन पॉइंट प्लस ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर लीजिए, या फिर टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे हमने क्या नोट किया, आई से आई के अंदर भाग दे दोगे अगर PV रेशियो का, तो आपको मिल जाएगा। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, L भाग PV रेशियो? क्या आई की जगह L लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। रीज़न क्या, आई और L जो है वो सेम नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आई जो है वो किसके बराबर होगा, L और O के बराबर है सर। देखिए अगर ये 60,000 है और ये 30,000 है, तो 60,000 माइनस 30,000, तो यहाँ कितना बचेगा, 30,000। तो 60,000 कैसे आ सकता है, ये तो 60,000 है, या इन दोनों को जोड़ दो। समझ आ रही बात? तो और कैसे कर सकते हो, L प्लस O डिवाइड बाय PV रेशियो, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली आप अब कोई भी फॉर्मूला आप बनाना चाहो वैसा फॉर्मूला बन सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब आप आसानी से समझ जाओगे। तो मेन अभी तक का आपको सारांश जो वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, बेसिक इक्वेशन लिखनी है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। जो अमाउंट दे रखा है वो तो लिख ही दीजिए। अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो सीधा ये 0 लिख दीजिएगा। अगर सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको 0 कर दीजिएगा। क्लियर है? इसके अलावा कुछ गहरी बातें, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में देखोगे, जब तक क्वेश्चन ना कहे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है? सेल प्राइस पर यूनिट में पड़ी जाएगी, जब तक क्वेश्चन नहीं कहे सेल प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट टोटल में पड़ी जाती है, तो जब तक क्वेश्चन नहीं कहता है फिक्स कॉस्ट टोटल के अंदर चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। बाकी इस इक्वेशन की मदद से आप लगभग सारे क्वेश्चन कर पाओगे। सर लगभग क्यों वर्ड यूज किया? देखिए कुछ पॉइंट थोड़े से और बच गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और बच गए हैं जिनके बारे में बात करें। सर उससे पहले ना आपने एक ऊपर फॉर्मूला पढ़ाया था, उस वक्त आपने कहा था कि ये जो फॉर्मूला है ना PV रेशियो का, ये वाला, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करते हो ना, तो PV रेशियो मिल जाता है। सर हम कैसे मान लें कि आपने ये जो बात कही है वो सही कही है या नहीं कही है? भाई अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझा देता हूँ। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? हाँ जी सर, अच्छे से। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो आप अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करें इस इन्फॉर्मेशन को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सर टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 है, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10 है और सेल प्राइस जो 15 है, और आपसे क्या है कि 5,000 यूनिट्स पे पता कीजिए, 10,000 यूनिट्स पे पता कीजिए कि क्या क्या सिचुएशन रहती है। हमने कहा कर लेते हैं। अगर 5,000 यूनिट सेल करेंगे, अगर 5,000 यूनिट सेल करेंगे तो 5,000 इंटू 15 कितना पैसा मिलेगा? पन्ने होते थे पता चलूँगा 75,000।
5,000 अगर यूनिटें बनाएंगे तो 10 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 50,000। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 25,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी गई? 10,000। प्रॉफिट कितना बचा? 15। अगर यहीं पर यूनिट हम 10,000 सेल करते तो क्या होता सर? 10,000 यूनिट सेल करते तो 10,000 इंटू 15 के हिसाब से पैसा मिलता है 1,50,000। 10,000 इंटू 10 के हिसाब से 1,00,000 रुपये की हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगती, तो बाकी बचते हमारे 50,000। इसमें से 10,000 की ये फिक्स कॉस्ट चली जाती, तो बाकी बचते 40। अब क्वेश्चन ने कहा कि सर पीवी रेशियो बताइए, तो कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो पीवी रेशियो? हाँ जी, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो पीवी रेशियो? तो देखिए, सबसे पहले तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो 25,000 है डिवाइडेड बाय, एक सेकंड सही, 25,000 कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स 75,000 इंटू 100 कितना हो गया? 25,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100 कितना हो गया? 33.33%। एग्जामिनर ने कहा कसम है ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे, ये वाले डाटा जो है वो यूज़ नहीं करोगे, डाटा कुछ और यूज करो। हमने कहा 10,000 पे कर लेते हैं, ये वाले ये लो 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन भाग 1,50,000 इंटू 100। क्या पीवी रेशियो सेम आएगा? क्या सेम ही आना चाहिए। वॉल्यूम के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज नहीं होता। सेल प्राइस पर यूनिट चेंज हुआ या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो तो ही पीवी रेशियो पे फर्क आएगा। समझ पा रहे हो बात? रीज़न क्या है? क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगा और सेल प्राइस पर यूनिट सेम रहेगी, तो उस केस के अंदर चेंज आना ही नहीं है, क्योंकि यूनिट है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगी, वो तो कट जाएगी। ठीक है सर। एग्जामिनर ने कहा ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ये वाले डाटा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है। ये 5,000 से 10,000 हुए तो एक्स्ट्रा जो 5,000 है इनके ऊपर सेल रेवेन्यू कितना हुआ? 75,000। और ये जो है एक्स्ट्रा 5,000 यूनिट जो 5,000 से 10,000 पे गए तो 5,000 यूनिट आपने जो एक्स्ट्रा सेल की उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस पे कितना हो गया? 50,000 का वेरिएबल कॉस्ट और 25,000 का ये, और इस 5,000 के हिसाब से भी हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 25,000 डिवाइडेड बाय 75,000। अब इसने कहा कि आप इसका नाम नहीं लेंगे। किसका नाम नहीं लेंगे? कंट्रीब्यूशन का नाम ही नहीं लेंगे। और वो आया गुस्से में और उसने कहा कि ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? तो देखिए, कंट्रीब्यूशन कितना था यहाँ पर? 25,000 था ना। 25,000 से 50,000 मतलब 25,000, तो ये इसने ये 25,000 भी हटा दिए। अब उसने कहा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। 15,000 से 40,000 के बीच में देखेंगे तो कितना गैप आया है सर? 25,000। कितना? 25,000। यहाँ से यहाँ भी कितना गैप आया? 25,000। सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर अमाउंट है 5 और 7, इन दोनों का गैप कितना है? 2 है। दोनों में से अगर मैं 3 लेस करूं तो कितना बचा? 2, और ये कितना बचा? 4। गैप कितना आएगा? सेम वही 2 का। अगर दोनों में से एक और लेस कर देता हूँ तो ये कितना बचा? 1, ये कितना बचा? 3। गैप कितना आएगा? 2। सर ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब देखिए, यहाँ भी फिक्स कॉस्ट लेस हो रही है, यहाँ भी फिक्स कॉस्ट लेस हो रही है, और फिक्स कॉस्ट चेंज होनी नहीं है। तो जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज आता है, जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज आता है उतना ही चेंज किस में आएगा? प्रॉफिट में आएगा। क्यों? क्यों कंट्रीब्यूशन से सेम कांस्टेंट अमाउंट जो वो लेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो हम फॉर्मूला एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ऐसे पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास
चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, पीवी रेशियो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। सर ऐसा क्यों लिख सकते हो? क्योंकि कंट्रीब्यूशन में जितना चेंज आएगा उतना ही प्रॉफिट में चेंज आएगा, दोनों में से एक ही अमाउंट है जो लेस हो रहा है। समझ गए सर? वाकई समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कितना बचा है। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट और BPMOS कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट और इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद में थ्योरी भी बचे हैं, तो हम इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर ही देखते हैं, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेशन माने थे कि 3 ही होंगे, लेकिन अब देखिए ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि जो हो वो क्लास के अंदर ही हो जाए। मतलब यहाँ से जाने के बाद आपके पास ऐसा नहीं हो कि आप कहोगे यार सर ने ये समझाया नहीं, ये समझाया नहीं। तो यहाँ मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन ये जो टाइम है ज़्यादा लेके आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको फिर घर के अंदर जाके वापस इन फॉर्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट में यही समझा रहा हूँ। और शुरुआत के टॉपिक के अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा इस वजह से लगता है क्योंकि शुरुआत के अंदर सारे कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताने पड़ते हैं। लाइक इस वाली क्लास के अंदर हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट काफ़ी देर तक देखा, हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट काफ़ी देर तक देखा, जो अभी इस सेशन का तो पर्टिकुलर का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ा। तो शुरुआत में ये चीज़ें रहती हैं। अब आगे वाले सेशन के अंदर वापस परसेंटेज जब आएगा तो मुझे उसके अंदर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो शुरुआत की जो लेक्चर्स रहते हैं उनके अंदर थोड़ा सा टाइम जो वो ज़्यादा लगता है, लेकिन ये आपके आगे ओवरऑल काम आएगा। ये जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ सेल्स है ये आपके अकाउंट्स के अंदर भी काम आएगा। तो ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी का जो पोर्शन बचा है उससे हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए। और अपने साथियों के साथ, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही तो साथियों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है।